आते हैं आपको अभी एक ज्वलंत मुद्दा जो हमारे राष्ट्र में दिखाई पड़ रहा है और बहुत से लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ये पृथ्वीराज चौहान के बारे में। इस पिक्चर से कोई लेना देना मुझे नहीं है और पिक्चर क्या है ये चीज़ें जो है ये अलग चीज़ है, लेकिन इतना जरूर है कि चंद्रवरदाई जो था उसने पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक लिखी थी और सभी जानते हैं कि वो दरबारी कवि था और ये दरबारी कवि किसी राजा के मृत्यु के तिथि को गलत नहीं लिख सकता है। एक ध्यान रखिएगा कि कोई भी दरबारी कवि के सारे परिवार राज दरबार में रहते थे, अगर वो झूठी कहानी लिखेगा तो निश्चित ही उसके परिवार को राज परिवार के लोग भक्सी झोंकवा देगा। हाँ, ये जरूर था कि मुगलों ने या सुल्तानों ने इतिहास में फेरबदल करवाया, वो साक्ष्य मिटाने के प्रयास भारत में किए, वो तरह तरह के हथकंडे अपनाए जिससे भारत में उनको किसी तरीके से बड़ी संपत्ति हासिल हो सके और धर्म के नाम पर वो अपने आप को मजबूत बनाए रखे। लेकिन मूल उद्देश्य था उनका धर्म का प्रचार कम, धन का विस्तार ज्यादा और धन का आकर्षण ज्यादा। अब इसमें कुछ लोग विरोध कर रहा है और उस विरोध के कंधे पर जो गोली चलाने वाले लोग हैं, बंदूक चलाने वाले, वो सभी के सभी राष्ट्रद्रोही है। एक ध्यान देंगे, शिक्षा का उद्देश्य कुछ होता है। ये था आपका गोरी। अब आप बताएंगे, सबको पता होगा कि 1191 और 1192 ताराइन द्वितीय, ताराइन सेकंड हुआ था और ये ताराइन पहला था, ये भी सबको पता होगा। तो इस ढंग से इस युद्ध में पृथ्वीराज विजयी होता है और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित होता है। क्योंकि गोरी भारत पर 17 आक्रमण किया था जैसा कि माना जाता है। वह आक्रमण गुजरात के चालुक्य शासकों के खिलाफ भी किया था, जहां की एक स्त्री थी शासिका के रूप में नायिका देवी, और वह भीमा द्वितीय और मूलराज द्वितीय को छोटे बच्चे को उत्तराधिकारी बनाकर शासन चला रही थी। लेकिन उसमें इतनी योग्यता थी कि इस गोरी के सैनिक उसके सामने टिक न सके और हार गए। लेकिन इन जो तुर्क थे या जो आक्रांता थे, इनके अंदर एक बहुत चालाकी थी। वो जानते थे कि अगर हम पर आक्रमण होता है, हम हथियार फेंक दें, निशस्त्र हो जाए तो हमारा जान कोई नहीं लेगा। अतः वो हथियार फेंक डालते थे, वो वीरों की भांति युद्ध नहीं करते थे, जिस कारण ये बच गया और दूसरा पैर पकड़ लेना इनकी आम बात थी। अतः पृथ्वीराज चौहान के मां का पैर पकड़ लिया था आपके गोरी ने और यही कारण था कि जीवन दान दे दी थी। अब जब दूसरा आक्रमण उसने किया तो उस दौरान हम ये नहीं कहेंगे कि पृथ्वीराज में कमजोरियां नहीं आई थी। एक कि संयोगिता के साथ उनके जो विलासप्रिय कार्य थे कुछ थे, साथ ही साथ वे दुश्मन को कमजोर आंक लिए थे और दुश्मन कुछ तैयारी जरूर किया था। जयचंद जैसा व्यक्ति के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन गोरी को जरूर मिला था, ये निश्चित ही रूप से स्वीकार किया जाता है। लेकिन ये कहना कि ये जो पृथ्वीराज चौहान है ये आपके 1192 में ही मर गया था, यानी कि मृत्यु हो गई थी, ये इतिहास के पन्नों में लिखा गया है और इतिहास लिखने वाले वहां थे नहीं। वो विजेताओं के द्वारा लिखे गए इतिहास को किसी न किसी रूप से प्रस्तुत किए हैं और कोई आदमी इतना बड़ा कहानी नहीं बना देगा कि गिरफ्तार करके ले गया। ये भी वहां स्पष्टतः लिखा हुआ है। आप पुस्तकों से अगर मिला लेंगे उन लोगों के तो पता चलेगा आपको सीधे सीधे कि ठीक 14 वर्ष बाद चंद्रवरदाई पहुंचता है। तो आप 1192 में 14 वर्ष अगर जोड़ देते हैं तो 1206 हो जाता है और यह स्पष्टता आया है कि गोरी की हत्या 1206 में खोखरों ने कर दी। तो सीधी सी बात है कि ये जो खोखर है या गुर्जर है या फिर गुर्जर प्रतिहार है, ये सब मिले हुए थे।
अब रही बात, कुछ लोग कह रहा है कि पृथ्वीराज चौहान गुर्जर था। अरे भैया, था तो देश का, चाहे वो राजपूत हो या गुर्जर हो, उसने बदला लिया था, अपनी योग्यता की परचम लहराई थी, शब्द वेदी बाण चलाना जानता था वो, ये सुस्पष्ट है। और उसमें जयानक ने भी पृथ्वीराज विजयम में लिखा है। जयानक एक कवि का नाम है, आप लोग जानते होंगे। मैं ग्रीन कलर से थोड़ा लिख रहा हूं कि दिखाई पड़ेगा आपको अलग कलर। जयानक का नाम आपने सुना होगा, जयानक। और उसने जो पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था पृथ्वीराज विजयम, पृथ्वीराज विजयम। उसने पृथ्वीराज हारम क्यों नहीं लिखा? ये भी तो होना चाहिए था। ये कौन सा दरबारी कवि था जयानक? तो इसलिए राष्ट्र को तोड़ने वाले हमारे देश में ही बैठे हैं। एक और चीज, इतिहास कभी भी इसलिए नहीं पढ़ा जाता क्योंकि इतिहास जानना है। कोई भी काम मनुष्य अगर करता है तो उद्देश्य परक करता है, उसका उद्देश्य होता है। आज हमारे देश में यह कभी भी राष्ट्रवाद को मजबूत करने का प्रयास कवियों ने किया है, विद्वानों ने किया है, हमारे देश के राष्ट्रभक्तों ने किया है, सैनिकों ने किया है और प्रसिद्ध राजाओं ने, राजनेताओं ने भी किया है। लेकिन आज के समय में डेढ़ अक्षरित पढ़े हुए, जिनको इतिहास बस पढ़ना पलट लिए, इतिहास की थोड़ी भी जानकारी नहीं है कि इतिहास पढ़ा किस लिए जाता है। समझिएगा बात, इतिहास पढ़ना उद्देश्यहीन नहीं होता। आपको पता होगा मौर्य डिक्लाइन में स्वयं कम्युनिस्ट विचारधारा, वामपंथ विचारधारा के श्रीमती रोमिला थापर एक विद्वान इतिहासकारा मानी जाती है। वो टोक्यो यूनिवर्सिटी में भी इतिहास की फैकल्टी रही है। उन्होंने मौर्य डिक्लाइन में स्पष्टतः दो कारण बताया था। शुरू में उन्होंने कहा था कि मौर्य साम्राज्य के पतन का मूल कारण था मैक्सिमम सेंट्रलाइजेशन ऑफ मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि मौर्य काल के अधिक से अधिक केंद्रीकरण किया गया। और केंद्र में जो है अशोक जैसा व्यक्ति, चंद्रगुप्त मौर्य जैसा व्यक्ति, बिंदुसार व्यक्ति, ये जो राजा थे, ये पूरी की पूरी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित करने की कोशिश की। और जब ये नहीं रहे तो सत्ता को चलाना कठिन हो गया। वही अपना उत्तर बदल देती है कुछ ही दिन बाद, 10 साल के अंदर, और कहती है कि मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण मैक्सिमम डिसेंट्रलाइजेशन है, यानी अत्यधिक विकेंद्रीकरण है। यानी उनके कहने का अर्थ है कि कभी कहती है कि केंद्र को अत्यधिक सेंट्रलाइज होना चाहिए और कभी कहती है कि नहीं, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। अशोक एक बहाना है, बिंबिसार एक बहाना है और चंद्रगुप्त मौर्य एक बहाना है कि उन कहानियों में हम उन्हीं तरफ शिक्षा को मोड़ते हैं जिससे हमारे पीढ़ियों को अच्छी ज्ञान मिले। क्योंकि आजादी के बाद हमारे देश में लंबे समय तक जो गुलामी के समय में जन्म लिए हुए व्यक्ति थे, वह अंग्रेजों के और मुगलों के प्रभाव में थे। उन्हें वही चीज पढ़ाया गया था। अतः ऐसी स्थिति में उन्होंने इसमें छेड़छाड़ नहीं किया। लेकिन आज हमारे जो भी राजनेता है, जो भी प्रशासक है, अभिनेता है या समाज के लोग हैं, ये सब गुलामी में जन्मे हुए बहुत कम लोग हैं। ये सब 47 के बाद के जन्मे हैं। और जब 47 के बाद जन्म लिए हैं तो अब इनको सच्ची जानकारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिल रही है। अब ज्ञान को अब बांध के जबरन नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर ये फिल्म गलत भी है, अगर ये गलत प्रदर्शन भी कर रहा है, तो इसमें राष्ट्रभक्ति है, इसमें वीरता भरी है। और इसलिए राष्ट्रभक्ति के उद्देश्य से, वीरता के उद्देश्य से हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। दूसरी रही बात, मैं फिल्म का प्रमोशन नहीं करता हूं और मैं देखने भी नहीं जाऊंगा। ये जो गोरी है और इसके जो नाजायज समर्थक हमारे देश में लोग हैं, जो इनके वीरता से, पृथ्वीराज चौहान के वीरता से जलन रखने वाले लोग हैं,
क्या कहें उनको? इस देश में आप जन्म लिए हो, कैसी दुर्भावनाएं आपके अंदर है? जबकि ये ऑलरेडी चंद बरदाई दरबारी कविता अपने शासक के मृत्यु के बारे में गलत नहीं लिखेगा, ये विश्वास करना चाहिए। आपने जो लिखा सही, और इनके दरबार में जो था गलत। ये अफगानिस्तान का व्यक्ति था, गोर प्रांत का था, इसके लोग चमचे लिखे तो वो सही लिख दिए। और ये दरबारी कविता जिनका पूरा परिवार जो था अजमेर में रह रहा था, ये गलत लिखेंगे? ये जयानक जो लिखे वो गलत लिखेंगे? अब कहेंगे इतिहास की पुस्तकों में, जी मैं भी पढ़ा हूं कि 1192 में ही गोरी ने उसे हत्या कर दिया, लेकिन ये सरासर गलत है। ध्यान रखिएगा। परीक्षार्थियों से मैं कहूंगा कि आप अभी भी 2, 4, 5 साल तक इतिहास के उसी पहलू को मारिएगा, 1192 में ही मरा था, लेकिन ध्यान रखेंगे 5 साल 7 साल बाद इतिहास में बिल्कुल सत्य बहुत ज्यादा आएगा, और धीरे धीरे जो है एकदम बदलाव से आएंगे, और वह बदलाव नवयुवकों को एक ताकत देगी, एक ऊर्जा देगी, उनको शक्तिहीनता का बोध नहीं कराएगी, और वैसी स्थिति में अपना भारत जो है ताकतवर था, ताकतवर रहेगा। और उन वीर पुरुषों को हमें सैल्यूट करना चाहिए जो ताकत के साथ सिर कटाना सीखे, सिर झुकाना नहीं सीखे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।